बच्चों, आज हम कक्षा 8 का अध्याय 1 जो कि परिमेय संख्या है उसके बारे में बातचीत करेंगे। जानेंगे अध्याय 1 में क्या दिया गया है। तो अध्याय 1 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती हैं, इनके बारे में हम सारी चीज़ें जानेंगे। तो परिमेय संख्या आपका जो पहला चैप्टर है उसमें कोई संख्याओं के प्रकार होते हैं, तो उन संख्याओं को प्रकार पर हम चर्चा करेंगे। संख्याओं को प्रकार जैसे कि हम बताएं आपको कि प्राकृत संख्याएं। चलते हैं अपन अपने बोर्ड की तरफ कि क्या होती है प्राकृत संख्या। सबसे पहले प्राकृत संख्याओं के बारे में जानेंगे अपन कि प्राकृत संख्या होती क्या है। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं वो अपन जानेंगे कि प्राकृत संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। डेफिनेशन अपन देख ले रहे हैं। प्राकृत संख्याओं की परिभाषा है कि प्राकृत संख्याओं, सॉरी ये पूर्णांक निकला है, अपन प्राकृत संख्या निकाल देते हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है भाई कि एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो वे संख्या जिससे वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इन्हें एन से दर्शाते हैं। एन बराबर 1 2 3 4 5, ये सारी क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्या। तो एक दूसरी परिभाषा अपन क्या दे सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। प्राकृत संख्याओं में बस इतना ही है। उसके बाद अपन प्राकृत संख्याओं के बाद आते हैं पूर्ण संख्याओं पर कि पूर्ण संख्या क्या होती हैं। प्राकृत संख्याओं के बारे में मैं और बता देता हूँ थोड़ा सा कि प्राकृत संख्याएं क्या हो रही हैं। तो प्राकृत संख्याएं जो है वो n = 1 2 3 4 इनफाइनाइट, अनंत तक जाती है। ये जो साइन है वो अनंत का है। ये जो साइन है वो अनंत का है। तो ये प्राकृत संख्या बहुत ईजी है। कुछ एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, 1 2 3। अगर बात करें कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है वो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, 1। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या वो अनंत होती है। पूर्ण संख्या के बारे में, प्राकृत संख्या के बाद आती है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के बारे में हम बताते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्या जीरो, अगर हम प्राकृत संख्याओं में जीरो शामिल कर लें, जैसे प्राकृत संख्या होती हैं वो एक से शुरू होती हैं, और प्राकृत संख्याओं में जीरो शामिल कर लें तो वो, जैसे होल जो पूर्ण संख्या होती है उन्हें हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से दर्शाते हैं। तो पूर्ण संख्या जो होती हैं वो जीरो शामिल करने पर, प्राकृत संख्याओं में जीरो शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समूह बनता है। तो ये प्राकृत संख्याएं होती हैं वो एक से शुरू होती हैं, और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो जीरो से शुरू होती हैं। अब क्वेश्चन है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो एक थी, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो। अपन देखते हैं पूर्ण संख्या कैसी रहती हैं। तो जो पूर्ण संख्या है वो होती है कहाँ से स्टार्ट, जीरो से। जैसे 0 1 2 3 4, इस तरह ये होती हैं अपनी, ये भी अनंत तक जाती हैं। तो जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है वो होती है जीरो। इसके बाद अपन पूर्णांक के बारे में बात करते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्याओं के बारे में जानेंगे हम। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, तो प्राकृत संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्या तथा शून्य, ये दोनों चीज मिलाने पर पूर्णांक संख्या बनती है। पूर्णांक संख्या को हम एक संख्या रेखा के माध्यम से जानेंगे। संख्या रेखा होती है जिस पर पूर्णांक उपस्थित हो जाए, ये संख्या रेखा हो गई आपकी। इसमें बीच में होता है ये शून्य। जो इस तरफ होते हैं वो होते हैं धनात्मक अंक। जैसे मैंने बना दिए 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। और जो इस तरफ होते हैं वो होते हैं ऋणात्मक अंक। ऋण का 1, ये ऋण 2, ये ऋण 3 और ये ऋण 4। इन्हें हम, ये इस तरफ भी अनंत होते हैं और ये इस तरफ भी अनंत तक जाते हैं, और ये इस तरफ भी अनंत तक जाते हैं। तो ये जो समूह होता है, ये ऋणात्मक अंक, शून्य और धनात्मक, ये तीनों चीजें मिलकर
पूर्णांक कहलाती हैं। तो पूर्णांक क्या हो गए? ऋणात्मक अंक, धनात्मक अंक और शून्य तीनों मिलकर पूर्णांकों का समूह बनाते हैं या पूर्णांक कहलाते हैं। उस पूर्णांक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वो जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, पूर्णांकों के टू टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? जैसे टू टाइप होते हैं। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, और एक होता है धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक और धनात्मक। ऋणात्मक -1 से -1, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ये होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 इस तरह होते हैं ऋणात्मक। और धनात्मक में 1, 2, 3, 4। और जो ये बीच में जीरो होता है, ये तो ये जीरो जो ना है वो ना ऋण का होता है ना वो धन का होता है। तो ये हो गए, ये ओवरनेस्ट होता है। ये ना जीरो में गिना जाता है, ना इसको हम मतलब ये ना इस ऋणात्मक में गिना जाता है, ना इसको धनात्मक में गिना जाता है। ये हो गए पूर्णांक। उसके बाद अपन बात करते हैं परिमेय संख्याओं की, कि परिमेय संख्या क्या होती है। जो अपने अध्याय 1 का नाम है परिमेय संख्या, अपन उस बात पे आते हैं कि जो अध्याय 1 है परिमेय संख्या वो क्या होती है। तो वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या जो पहले से ही p बटे क्यू के रूप में हो, जहां पे क्या होना चाहिए, एक तो p और q पूर्णांक होने चाहिए। मतलब जो अपना अंश है, जो अपना अंश ऊपर का रहता है वो अंश और बटे हर। तो अंश और हर ये दोनों होने चाहिए पूर्णांक। पूर्णांक का भी हमने बात की है कि पूर्णांक क्या होते हैं। और उसके बाद जो लिखा है ये बात कि q बराबर नहीं जीरो के, q बराबर नहीं जीरो के मतलब उसके हर में जीरो नहीं होगा। मीन्स मतलब क्या है कि अंश उसका कुछ भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, माइनस में ऋण में हो सकता है, धन में हो सकता है, लेकिन जो हर है वो जीरो नहीं होगा। कुछ एग्जाम्पल हैं, अपन एग्जाम्पल से समझते हैं कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। जैसे कुछ भी लिख सकते हैं अपन, 3/2 लिख दो, 5/4 लिख दो, 1 लिख दो, 0 लिख दो, माइनस में चले जाओ आप, कुछ भी 4/2 लिख दो। तो ये सारी क्या होती है? परिमेय संख्या आती है। और एक जो फैक्ट है, मतलब एक जो इसमें मुख्य तथ्य होता है वो क्या है कि जो पाई का मान होता है, जैसे पाई का मान क्या होता है? 22/7। तो जो 22/7 है, ये 22/7 भी परिमेय संख्या कहलाएगी। ये जो तथ्य अपना जो रहता है इसको हमें याद करना पड़ेगा कि 22/7 है वो क्या है? परिमेय संख्या। ये हो गई परिमेय संख्या की बात। तो परिमेय संख्या में कुछ नहीं है, बस अपन ने देखना है कि परिमेय संख्या p बटे q के रूप में है और नीचे जीरो ना हो। नीचे में मतलब ये हर में जीरो नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्याओं के बारे में हमने जानकारी ले ली। अब अपन पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। तो परिमेय संख्या का विलोम होता है अपरिमेय। परिमेय संख्या का विलोम क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के बारे में हम जानेंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो वे संख्या जो p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं होती, जैसे कि एक तो करणी के अंदर रहती है, जैसे कि बता दें मैं, करणी 2, करणी 3, करणी 5, करणी 7, ऐसे कई बहुत सारी होती है। और एक और जो अपन ने पाई पढ़ा था कि पाई का जो मान होता है 22/7, वो होता है परिमेय। तो जो पाई होता है, इस तथ्य को हमें याद करना पड़ेगा, जो पाई होता है ये पाई होता है अपरिमेय, रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय संख्या की परिभाषा हो गई और अपरिमेय संख्या के कुछ उदाहरण हो गए। अब हम अपने प्रश्नावली जो 1.1 है उसकी तरफ चलते हैं, देखते हैं प्रश्नावली 1.1।
प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1 है अपना, देख ले रहे हैं अपन। पहला प्रश्न जो है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे पहले ही क्वेश्चन में उचित गुणधर्म है, तो पहले हमें ये परिमेय संख्याओं को हल करने के लिए जो गुणधर्म होते हैं उनके बारे में जान ले रहे हैं कि जो गुणधर्म होते हैं वो होते क्या हैं। उन गुणधर्मों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ले रहे हैं कि क्या होते हैं, कुछ उनके नियम होते हैं। नियम क्या होते हैं, वो नियम थोड़े से जान ले रहे हैं अपन। जैसे परिमेय संख्याओं का जोड़ होता है और घटाव होता है, तो परिमेय संख्याओं के जोड़ घटाव के लिए कुछ नियम होते हैं। जैसे ऋण वाली संख्या को, यदि ऋण वाली संख्या को देख लो, ऋण वाली संख्या को ऋण वाली संख्या के साथ जोड़ा जाएगा, तो आपका, सबसे पहले मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ कि चिन्ह क्या आएगा, और यहाँ क्या करना है। तो चिन्ह ऋण वाली संख्या को ऋण वाली से जोड़ा जाएगा तो चिन्ह ऋण का आएगा, और इन्हें आपको जोड़ना है, ऐड करना है। दोनों ऋण ऋण वाली रहेंगी तो इनको आपको जोड़ना है। नियम नंबर 2 आता है कि यदि धन वाली संख्या को धन वाली संख्या के साथ जोड़ा जाता है तो चिन्ह धन का आएगा, और इन्हें भी आपको जोड़ना है। अब बात आती है कि ऋण वाली संख्या को धन वाली संख्या के साथ जोड़ा जाएगा और धन वाली संख्या को ऋण वाली संख्या के, तो इन दोनों स्थितियों में आपको चिन्ह बड़ी संख्या का लगाना है। अगर आपके पास धन में बड़ी संख्या है तो धन का चिन्ह लगाएंगे, और ऋण में बड़ी संख्या है तो आपको ऋण का चिन्ह लगाना है। तो इस स्थिति में जब एक ऋण हो एक धन हो, एक धन हो एक ऋण हो, तो आपको बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है, और इनको हमेशा आपको घटाना ही है। तो ये बात हो गई रूल्स की, इन्हें क्या करना है, घटाना है। तो ऋण वाली संख्या को ऋण वाली के साथ जोड़ेंगे, धन वाली को धन के साथ जोड़ेंगे। चिन्ह मैंने बता दिया कि ऋण के साथ ऋण का ऋण आएगा, धन के साथ धन का धन आएगा, और ऋण धन होगा तो वो बड़ी संख्या जो सी रहेगी उसका चिन्ह आएगा। अब इसी में कुछ मान लो गुणा के लिए भी चिन्ह रहते, रू नियम होते हैं, उन नियम को भी देख ले रहे हैं अपन। गुणा के लिए क्या नियम होते हैं, जैसे ऋण वाली संख्या का गुणा ऋण वाली के साथ होगा तो वो अब ऋण नहीं धन बना लेगा, और धन वाली संख्या का गुणा होगा धन वाली के साथ तो वो ऑब्वियस सी बात है धन ही बनाएगा। ऋण वाली का धन वाली से होगा तो वो ऋण धन ऋण बना लेगा, और धन का ऋण से गुणा होगा तो वो ऋण बना लेगा। इस तरह ये गुणा के कुछ नियम होते हैं कि ऋण का ऋण के साथ धन होगा, धन का धन के साथ धन होगा, ऋण धन या धन ऋण, ये ऋण ही होगा। तो ये कुछ मुख्य गुणधर्म थे, नियम थे, वो हमने जान लिए। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1.1 की तरफ। प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न क्रमांक 1 है, प्रश्न क्रमांक 1 है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 1 को हम हल करेंगे, देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 1 है ऋण 2/3 गुणित 3/5 धन 5/2 ऋण 3/5 गुणित 1/6। इस प्रश्न को हल करेंगे अपन। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले जहां आपको आपको दिख रहा होगा कि एक गुणा का जो चिन्ह है वो यहाँ पे लगा है और एक गुणा का चिन्ह यहाँ पे लगा, तो इनको हम थोड़ा सा सरल कर लेंगे।
3 को 3 से काटा एक बार, 3 को 3 से काटा एक बार, यहाँ 3 को एक बार और यहाँ 3 को 2 बार। अब अंश का गुणा अंश के साथ करेंगे और हर का गुणा हर के साथ करेंगे। ऋण 2 का गुणा 1 से होगा ऋण 2 और 1 का 5 से होगा 5। धन 5/2 को जैसे कि तैसा लिख लेंगे। ऋण 1 का गुणा 1 से होगा 1 और 5 का 2 से गुणा होगा 10। ये हमने इसको सरल कर लिया। अब इसको जैसे हमने गुणधर्म पढ़े हैं, कुछ नियम पढ़े हैं, उसके हिसाब से हम इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो जो हर है 5, 2, 10, इनका हम लेंगे लघुत्तम। क्या लेंगे? लघुत्तम। तो 5, 2 और 10 का लघुत्तम लेना है। 5, 2, 10 इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम लेंगे तब 2 से करेंगे। 5 ज्यों का त्यों, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। फिर 5 का करेंगे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो इनका जो लघुत्तम है, लघुत्तम आया 10। लघुत्तम को हम ये जो बटे की लाइन है इसके बिल्कुल नीचे लिख लेंगे, बीचों बीच। अब हम इसको आगे की तरफ हल करेंगे। तो जो हर रहता है तीनों बटे वाली संख्या को, ये परिमेय संख्या रहती है ऋण 2/5, 5/2, ऋण 1/2। इनके जो हर रहते हैं, जैसे 5 है, 2 है, 10 है, इनसे हम इस 10 को जो अपना लघुत्तम आया था उसको हम भाग देंगे। तो 5 से 10 को भाग दिया 2 बार। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। उस 2 से गुणा करेंगे हम ऊपर वाले ऋण 2 को। फिर धन है तो धन लगाएंगे, ये जो धन है वो धन यहाँ आ जाएगा। फिर 2 से भाग दिया 10 को, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसे 2 पंचे 10। तो उस 5 का गुणा हम करेंगे ऊपर वाले 5 के साथ। 5 गुणा 5, 10 का 10 में भाग देंगे एक बार। उस 1 का गुणा करेंगे हम ऊपर वाले 1 के साथ। अब इस क्वेश्चन को हम आगे की तरफ ले जाते हैं। तो 2 का गुणा ऋण 2 से हुआ तो वही धन, धन का 2 है, ऋण का 2 है, तो ये 2 और 2 ऋण 4 बना लेगा। फिर धन का 5 है, धन का 5 है, वो 5 का 5 25 हो जाएगा, पचम 25। और ऋण के 1 का गुणा धन के 1 से होगा तो वो ऋण धन ऋण बना लेगा। ये जो हमने नियम पढ़े थे उन नियमों के हिसाब से ये हमने इसका गुणा कर लिया। उसके बाद हम इसे आगे की तरफ हल करते हैं। तो आगे की तरफ हल कर देंगे तो ये आज पे दिख रहा होगा आपको कि इस 25 है वो अकेला धन का है, इसको 25 लिख लेंगे। और ऋण के 4 हैं और ऋण के 1 है। मैंने पहले ही बताया था वीडियो में कि जो ऋण वाली संख्या है वो ऋण वाली के साथ जुड़ेंगी, तो ऋण का चिन्ह आएगा और ऋण 4 और ऋण 1 ऋण 5 हो जाएंगे बटे 10। इसको आगे की तरफ ले चलते हैं। तो 25 में से 5 घट गए, 25 बड़ा है तो चिन्ह धन का आएगा 20/10। अब इसको सरल कर लो, या तो 20/10 लिखा रहने दो, तो इसको थोड़ा सरल कर लेंगे। 10 से एक बार कट गया और 10 से ये 2 बार कट गया। आप 0 से 0 को भी काट सकते थे। 2/1, 2, ये अपना 2/1, ये आंसर आ गया। 2/1 या 2 कह सकते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन था वो हमने हल कर लिया। पहले क्वेश्चन में पहले ध्यान रखना आपको कि गुणा पहले करना है, उसके बाद बोर्ड मास जो को नियम होता है उस बोर्ड मास के नियम के हिसाब से अपन करेंगे। बोर्ड मास होता है, बोर्ड मास का मतलब होता है, जैसे बोर्ड मास नियम को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप सब लोगों को पता होगा। ये अपना यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो गया, खत्म हो गया। थोड़ा सा बोर्ड मास एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं। क्या होता है बोर्ड मास? BODMAS, ये सब जानते हैं बोर्ड मास क्या होता है। पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट होते हैं ये, छोटा ब्रैकेट होता है, बड़ा ब्रैकेट होता है, ये ब्रैकेट सॉल्व होते हैं। और एक और होता है ये सेमी ब्रैकेट में। उसके बाद ऑफ होता है। ऑफ मीन्स होता है का, हिंदी में जैसे कहते हैं का, जहां आपको कहीं दो संख्याओं के बीच में का लिखे दिख जाए उसको आप पहले हल करेंगे। फिर इसके बाद होता है डी। तो डी मतलब होता है आपको भाग करना है, डी मतलब होता है आपको भाग करना है। फिर होता है एम, एम मतलब होता है उसके बाद आपको गुणा करना है। फिर होता है ए का मतलब होता है उसके बाद आपको प्लस करना है, धन करना है।
फिर होता है लास्ट में आखिरी में एस, उसका मतलब होता है आपको ऋण करना है। तो ये बोर्ड मास होगा। पहले आपको कोष्टक हल करना है, फिर आपको का देखना है, फिर भाग, फिर गुणा, फिर धन और फिर ऋण। इस तरह ये बोर्ड मास हो गया। अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या लिखा है, उस क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 है प्रश्नावली 1.1 कक्षा 8 का क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए या योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो जो योज्य प्रतिलोम होते हैं, पहले उस शब्द को हम समझेंगे कि योज्य प्रतिलोम आखिर चीज होती क्या है। तो जो योज्य प्रतिलोम होता है, पहले उसके बारे में हम समझ लेते हैं कि योज्य प्रतिलोम होता है क्या, फिर वो आसानी से बन जाएगा। योज्य प्रतिलोम शब्द में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। जो योज्य प्रतिलोम शब्द है उसमें ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, योज्य मतलब होता है चिन्ह, योज्य मतलब होता है चिन्ह, और प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा, या जिसे हम कहें विलोम। तो यदि योज्य प्रतिलोम, जैसे मान लो यदि ऋण 1 का योज्य प्रतिलोम बनाना है तो वो एक हो जाएगा धन का 1, और यदि धन 1 का योज्य प्रतिलोम बनाना है तो वो हो जाएगा ऋण 1। तो इस तरह से योज्य प्रतिलोम होता है। और एक और उदाहरण देखते हैं हम। जैसे मान लो कि ऋण 5/4 हैं और ऋण 5/4 का आपको योज्य प्रतिलोम बनाना है, तो वो हो जाएगा आपका 5/4। अब मैं क्वेश्चन जो दिया है, प्रश्न क्रमांक दूसरा, उसका पहला पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, इन दोनों को देख ले रहे हैं हम। प्रश्न क्रमांक दूसरा, योज्य प्रतिलोम। क्या लिखा है पहला क्वेश्चन कि 2/8, क्या लिखा है पहला क्वेश्चन, 2/8। तो पहले क्वेश्चन में बनाना है 2/8 का योज्य प्रतिलोम। तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम जैसे मैंने आपको बताया था कि योज्य प्रतिलोम में आपको बस चिन्ह बदलना है। तो 2/8 धन का है तो वो हो जाएगा ऋण का 2/8। ये आपका आंसर हो गया, 2/8 का योज्य प्रतिलोम ऋण 2/8। ये आपका पहला क्वेश्चन हल हो गया। और इसी का दूसरा क्वेश्चन है ऋण 5/9, तो उसको ऋण 5/9 का आपका 5/9 हो जाएगा। तो इस तरह आपका योज्य प्रतिलोम खत्म हो गया। अब इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन क्रमांक 3 क्या है। प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 3 का क्वेश्चन पहले पढ़ ले रहा है अपन कि x, प्रश्न क्रमांक 3 निकाल ले रहा है। प्रश्न क्रमांक 3 कहाँ है, इसमें x के दो मान दिए हैं। x बराबर दिया है 11/15 और एक दिया है x बराबर ऋण 13/17, और पूछ लिया है कि सत्यापित कीजिए कि ऋण कोष्टक ऋण x बराबर x आता है कि नहीं। तो ये जैसे मैंने आपको पहले नियम बताया था कि ऋण का गुणा ऋण से होगा तो वो धन आएगा, तो उसी नियम को यहाँ पे हमें सत्यापित करना है। दो मान दिए हैं x के, एक x बराबर 11/15 दिया है और एक x बराबर ऋण 13/17 दिया है। तो मैं x बराबर 11/15 हल कर रहा हूं। प्रश्न क्रमांक 3 का पहला क्वेश्चन, x बराबर 11/15, x बराबर 11/15 सत्यापित किसके लिए कराना है इसको कि ऋण ऋण x बराबर x आता है कि नहीं। तो हमने पहले ही नियम पढ़ा है कि ऋण का गुणा ऋण से होगा तो वो धन आएगा। तो बस x की जगह x का मान रख दो, 11/15, यहाँ ऋण लगेगा, यहाँ ऋण रहेगा, बराबर x, x की जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट कर दो 11/15। तो जो x का जो मान है वो हमने रख दिया 11/15 दोनों जगह।
ये बाया पक्ष होता है और ये दाया पक्ष होता है। तो ऋण का गुणा ऋण से होगा, वो धन बना लेगा, तो 11/15 ही आ जाएगा। और इस तरफ जो दाया पक्ष है उसमें पहले से ही 11/15 लिखा था, तो ये बाया पक्ष बराबर हो गया दाया पक्ष। बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष, बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष। ये क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 3 का पहला जो प्रश्न है वो हल हो गया है। प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 जैसे प्रश्न क्रमांक 2 था वैसे प्रश्न क्रमांक 4 है। योज्य प्रतिलोम होता था, चिन्ह का उल्ट जो चिन्ह रहता था उसको पलटना है, उसको बदलना है, धन का ऋण करना है, ऋण का धन करना है। अब हम देखेंगे गुणनात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो जो गुणनात्मक प्रतिलोम होता है, गुणनात्मक प्रतिलोम में आपको जैसे मान लो एक उदाहरण से समझा दे रहा हूं मैं, पहले उसको हल करने से पहले, कि मान लो एक संख्या लिखी है, परिमेय संख्या 5/4, तो आपको 5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम करना है 4/5। इसमें ना आपको चिन्ह बदलना है ना कुछ करना, बस अंश हर की जगह चला जाएगा और हर अंश की जगह चला जाएगा। एक और एग्जांपल, जैसे मान लो ऋण का 5 लिखा है, अब इसको कैसे बदलेंगे, कैसे पलटेंगे। तो ऋण के 5 में हमेशा एक रहता है हर में, वो लिखा हो अथवा ना लिखा हो। तो ऋण 5 का जो गुणनात्मक प्रतिलोम रहेगा वो रहेगा ऋण 1/5। ये जो 5 है वो नीचे चला जाएगा और इसके बटे में हमें हमेशा 1 मानना है। तो ये हो गई गुणनात्मक प्रतिलोम की बात। अब हम देखेंगे कि जो प्रश्न दिया है उसका एक जो प्रश्न है उसको हल कर लेते हैं। इसमें एक पहला ही प्रश्न देख ले रहे हैं अपन, और उसके बाद एक आध प्रश्न और देख लेंगे। प्रश्न 4 का पहला प्रश्न है ऋण 13। तो ऋण 13 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो क्या होगा। तो एक लाइन लिख दे रहे हैं अपन कि ऋण 13 का गुणात्मक प्रतिलोम, ऋण 13 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको कुछ नहीं करना। ये जैसे मैंने ऋण 5 का उदाहरण दिया था, तो वैसे ही ये ऋण 13 है। तो ऋण 13 को आपको लिख देना 1/ऋण 13 लिख दो, या ऋण 1/13। तो ऋण 13 का गुणात्मक प्रतिलोम हो गया 1/ऋण 13। इसी का एक और क्वेश्चन है थोड़ा सा, वो थोड़ा सा उसको पहले हल करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक दिया है 4, प्रश्न क्रमांक 4 का आई भी प्रश्न है, वो प्रश्न देख ले रहे हैं अपन क्या है पहले। प्रश्न क्रमांक 4 जो है, प्रश्न क्रमांक 4 देख ले रहा है, ये है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 ये रहा प्रश्न क्रमांक 4। ये जो प्रश्न क्रमांक 4 है इसको हम हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, 5/8 गुणा ऋण 3/7। आई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लिख ले रहा है। ऋण 5/8 गुणा ऋण 3/7, कोष्टक लगाया छोटा वाला उसको लगा दे। तो इसको पहले थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। पहले तो इसको देखना पड़ेगा कि जैसे अंश है और अंश, अंश का गुणा अंश के साथ करेंगे और हर का गुणा हर के साथ करेंगे। चिन्ह सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि चिन्ह क्या आएगा। ऋण का ऋण के साथ होगा गुणा तो चिन्ह आ जाएगा धन का, धन लगाने की जरूरत नहीं होती। 5 का गुणा 3 से किया तो 5 तेरी 15, और 8 का 7 से किया तो 8 7 56। तो अब हमें इसका गुणात्मक प्रतिलोम ना करके 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 15/56 का
गुणनात्मक प्रतिलोम, गुणनात्मक प्रतिलोम। 15/56 का गुणनात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 56/15। ये आपका क्वेश्चन 4, प्रश्न क्रमांक 4 का IV भी हल हो गया है। तो ऐसे ये गुणनात्मक प्रतिलोम होते हैं। तो इस जो मैंने अध्याय 1 के बारे में बताया, इस में जो भी आपको समझ में ना आया हो या कोई भी दिक्कत हो, तो उसको हम बाद में आप बता सकते हैं। तो अपन उस डाउट को या जो भी आपका समस्या रहेगी उसको अगली जो आगे वाली वीडियो आएगी उसमें आप हल कर लेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने बताई हैं, उसको आप एक बार देख लेना। थैंक यू। जो भी इस जो क्लास थी, इसमें कक्षा 8 की अध्याय 1 था परिमेय संख्या, उसमें जो भी समस्या हो, जो भी डाउट हो, उसको हम अगली क्लास में, जब भी क्लास रहेगी, आप पहले बताएंगे। पहले आपके जो डाउट रहेंगे, जो आपकी समस्या रहेंगी, उनको हल करेंगे। उसके बाद आगे की वीडियो और जो आगे के क्वेश्चन रहेंगे उनको हल करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में मिलेंगे। बाय बाय छात्रों।